हेलो स्टूडेंट्स। नवंबर का मंथ है और इंडिया में काफी सारी स्टेट्स में अभी ठंड स्टार्ट हो गई है डेफिनेटली। लेकिन इसी टाइम पे कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहां पे हीट वेव्स की वजह से लोग परेशान हैं। उदाहरण के तौर पे राजस्थान, पंजाब और अभी अगर रिसेंटली देखें तो तमिलनाडु। जी हाँ, रिसेंटली न्यूज से पता चला है कि तमिलनाडु के अंदर में हीट वेव्स की वजह से काफी लोग परेशान हैं और इसी वजह से तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने हीट वेव्स को एज अ स्टेट सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है अंडर सेक्शन 48(1)(a) ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जिसमें अभी तक 12 सब्जेक्ट्स थे। लेकिन एक प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 48 के अंदर में, अगर किसी स्टेट को एक ऐसी कोई प्रॉब्लम, आपदा या फिर डिजास्टर आ जाता है जो इन 12 जो टॉपिक्स है उनकी लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो वो अपने एसडीआरएफ के अंडर उसको एनलिस्ट करा सकती है, बशर्ते उसको नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और इन्फॉर्म करने के बाद अगर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको हेड करते हैं मेनली यूनियन जो होम सेक्रेटरी होते हैं, वो इसको हेड करते हैं, अगर उनका अप्रूवल मिल जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट एसडीआरएफ फंड में से 10% उस पर्टिकुलर 13th सब्जेक्ट जो उन्होंने ऐड किया है उसके अंदर वो उसको यूज कर सकती है। अदरवाइज स्टेट अभी एलिजिबल नहीं होगी अगर उन्होंने नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को ये इंफॉर्मेशन नहीं दी है। रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने इसको स्टेट सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है और 13th एक सब्जेक्ट मान के एसडीआरएफ का 10% यूज करने की परमिशन भी उनको मिल चुकी है। आइए इस चीज को अभी डिटेल में समझते हैं। हाउ इज तमिलनाडु ब्रेसिंग फॉर हीट वेव्स? हीट वेव्स क्या है, क्या कंडीशंस होती हैं, इंडियन की कौन कौन सी सिटीज के अंदर में ये वल्नरेबल ये आपका हीट वेव चल रही है। प्लेन एरिया में हीट वेव्स का बोला जाता है, हिली एरिया में हीट वेव्स किसको बोला जाता है। विल नोटिफाई इट एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर हेल्प। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव अ फोकस्ड मैनेजमेंट प्लान इन प्लेस। डेफिनेटली हीट वेव्स मेनली जो आज का जो मेन रीजन है हीट वेव्स का वो है हमारा क्लाइमेट वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो कि मेनली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से होती है, उसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल टेम्परेचर है वो एक्सीड कर जाता है पर्टिकुलर लिमिट से, और वो अगर कुछ दिन तक ऐसे ही एक्सीडेड रहता है तो उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं हीट वेव्स। इस चीज को अभी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा ये हीट वेव्स होता क्या है और तमिलनाडु में ये क्या क्राइसिस है। रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया एज अ 13th सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम अदर 12 सब्जेक्ट, जिसमें कोल्ड वेव मेंशन्ड है, कोल्ड फ्रॉस्ट भी उसमें मेंशन्ड है, बट हीट वेव्स उन 12 सब्जेक्ट्स में मेंशन नहीं है जो कि यूनियन होम मिनिस्ट्री लिस्टेड करती है। उन 12 से अलग जो 13 सब्जेक्ट है उसको ऐड कर दिया गया है हीट वेव्स में एज अ स्टेट सब्जेक्ट इन द तमिलनाडु स्टेट। The notification include providing relief to the heat wave affected people। जो वहां पे लोग अफेक्टेड हो चुके हैं, जो लोग हीट वेव्स की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से, जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से जो परेशान हैं, उन लोगों को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए एसडीआरएफ के अंदर का 10% का रिलीज करने के लिए, अमाउंट रिलीज करने के लिए इसको डिक्लेयर किया गया है। सोलिटियम फॉर फैमिलीज ऑफ दोज हु डाइड ड्यू टू द हीट। जो इसमें जिन लोगों की डेथ हो गई है उनकी फैमिलीज को कुछ फंड प्रोवाइड करने के लिए इमीडिएट फंड। डेफिनेटली एसडीआरएफ के अंदर में हम लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए इसमें फंड नहीं देते। पहले इसका नाम था स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, बाद में इसको चेंज कर दिया गया स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, यानी इमीडिएट जो हमें रेस्पॉन्स करना है सिर्फ उसी के लिए फंड ये अलॉट होता है, अदरवाइज इसको अलॉट नहीं किया जाता। मेनली ये जो हमारा पब्लिक अकाउंट फंड होते हैं वहां से इसको निकाला जाता है। पब्लिक अकाउंट में आप जानते होंगे जनरली हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। कंटिजेंसी फंड होते हैं, दूसरा होता है हमारा कंसोलिडेटेड होता है, और तीसरा होता है हमारे पास पब्लिक अकाउंट फंड। तो पब्लिक अकाउंट फंड जो कि हमारे सेविंग्स से, जनरली कॉमन सिटीजन के सेविंग बैंक्स में जो अकाउंट होते हैं, प्लस में जो स्कीम्स से रिलेटेड जो पैसा गवर्नमेंट के पास सेव्ड होता है, स्टोर्ड होता है, उस मनी को इसके अंदर में लिया जाता है। लगभग ये 1.5 से 2 लाख करोड़ के आसपास का टोटल फंड होता है एनडीआरएफ के अंदर में, और वहां से वो दिया जाता है एसडीआरएफ को। जो स्टेट्स होती हैं वो 75% एसडीआरएफ सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकती हैं
और उसका जो 25% SDRF होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को खुद अरेंज करना पड़ेगा। वहीं पे जो हिली स्टेट्स होती हैं वहां पे ये परसेंटेज को 90% रखा गया है, यानी 90% जो SDRF का अमाउंट होगा, उदाहरण के तौर पे अगर 1 लाख करोड़ का टोटल अमाउंट है तो उसमें से 90,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फ्रॉम दी SDRF अकाउंट, और SDRF का जो 10% है यानी 10,000 करोड़ ये स्टेट गवर्नमेंट को खुद अपने टैक्स और बाकी चीजों से अरेंज करना होगा हिली स्टेट्स के लिए। तो ये चीज हमारे जो जनरल स्टेट्स हैं, नॉन हिली स्टेट्स है, वहां पे 75:25 का रेशियो है। वहीं पे जो हिली स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वो हमारे 90% सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकती है SDRF और 10% उनको खुद ही अरेंज करना पड़ेगा। तो इस टाइम पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया है, तो अब वो 10% उस पर्टिकुलर SDRF का इसके अंदर में इसको यूज कर सकती है। इंटरिम बेसिस पे मेनली इसको यूज किया जाएगा, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इसको हम यूज नहीं कर सकते, यानी रिलीफ के लिए इस चीज को अभी एक तरीके से सीज कर दिया गया है, पहले ये अलाउड था। द एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड बाय द स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, नॉट द रिलीफ फंड। बात करते हैं राइजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव्स एंड क्लाइमेट चेंज। कुछ सालों से हम देख रहे हैं, लगभग अगर 10 और 20 साल से अगर हम देखें तो पास्ट 20-30 ईयर्स तक भी अगर हम देख रहे हैं तो हीट वेव्स के जो केसेस हैं वो हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। नॉट ओनली इन इंडिया बट द कंट्रीज नियर बाय इंडिया, उन सभी में, सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर में जो रहती हैं कंट्रीज, इवन USA के अंदर में, कनाडा के अंदर में, रशिया के अंदर में, मॉस्को जो है उसका जो कैपिटल उसके अंदर में, हमारे फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर में जहां पे टेम्परेचर लो जनरली होता है वहां पे भी हीट वेव्स के काफी सारे केसेस देखे जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में हीट वेव्स तभी बोला जाएगा जब किसी प्लेन एरिया में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर कुछ दिन तक मेंटेन रहता है, और हिली एरियाज के अंदर में लो टेम्परेचर स्टेट्स जो है हमारी, उन स्टेट्स के अंदर में 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर अगर कुछ दिन के लिए मेंटेन रहता है। यहां पे इन्होंने प्रॉपरली डेज को मेंशन नहीं किया है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में हम देखते हैं कि कोई भी अगर स्टेट के अंदर में 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर अगर पर्टेन करता है और वो जो टेम्परेचर है वो 2-3 दिन से ज्यादा टाइम के लिए रहता है, और इसका जो रेट, इंक्रीजिंग रेट है वो 5 to 7 डिग्री सेल्सियस है फॉर दी नॉर्मल स्टेट्स, एंड फॉर हिली स्टेट्स अगर ये 2 to 3 डिग्री सेल्सियस है, यानी नॉर्मल से इस रेट से वो अगर बढ़ रहा है तो उसी कंडीशन में उसको हीट वेव डिक्लेयर किया जाएगा। हीट वेव इन इंडिया आर इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी ड्रिवन बाय मेनली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। डेफिनेटली हम जानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर में काफी सारी जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो भी बहुत ज्यादा मतलब रेट से हार्म हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और हीट वेव जैसी कंडीशन, क्राइसिस अब जनरेट हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो ये जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में जो स्टेट्स पड़ती हैं, यानी हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाली जो स्टेट्स हैं वो जनरली टेम्परेट रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में आती हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाली स्टेट्स है वो हमारे ट्रॉपिकल रीजन में आती है। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन, और यहाँ पे उसी वजह से एक प्लस में यहाँ पे जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है उसकी वजह से टेम्परेचर अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है, और हीट वेव इस टाइम पे डिक्लेयर कर दिया गया अकॉर्डिंग टू दी IPCC रिपोर्ट 2023। हिस्टोरिकली अगर हम डेटा को देखें तो हीट वेव्स जो है पास्ट कुछ डेकेड्स के अंदर में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट भी हमारा इसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस चार्ट के अकॉर्डिंगली हम देखना अगर चाहे तो ईयर 1900 से लेकर 2000 तक ये हमारा जो वैल्यू होता था वो 26 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक होता था, लेकिन 2000 ईयर के बाद से अगर हम 2100 ईयर तक देखें तो इसका जो प्रोजेक्टेड टाइम पीरियड है वो 3.8 डिग्री सेल्सियस पर सेंचुरी पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ही घबराने वाली बात है। नॉर्मल में अगर हम देखेंगे तो ये मॉडरेट एमिशंस अगर होंगे तो 1.7 होगा, हाई एमिशंस अगर होंगे 3.8 होगा, और अगर लो एमिशंस होंगे तो लगभग हमारा 1.3 डिग्री सेल्सियस पर सेंचुरी होगा। यानी अगले 100 साल के अंदर में अगर एमिशन हाई रेट से चलते रहे तो 3.8
1.8 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसी रेट से बढ़ता चला जाएगा। अगर वहां पे लो एमिशंस हुए, मॉडरेट एमिशंस हुए तो 1.7 और वेरी लो अगर एमिशंस हुए तो 1.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा एज पर दी आईपीसीसी 6th रिपोर्ट। बात करते हैं सीवियर जो हीट वेव्स हैं इंडिया में कब कब आई हैं। 1998 के अंदर में 50 इयर्स यानी 50 साल में 98 के अंदर में पहली बार आया। 2003 में ये दोबारा से आया और 3000 डेथ होती है आंध्र प्रदेश के अंदर में। 2010 के अंदर में 1300 डेथ होती है अहमदाबाद के अंदर में। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो हमें कोस्टल एरिया में ये ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लेकिन हमने तो सुना है कि कोस्टल एरिया में टेम्परेचर जनरली कम रहता है, बट डेफिनेटली इसका कुछ और भी रिलेशन है, यानी इसका रिलेशन सिर्फ टेम्परेचर से नहीं है, वहां पे बढ़ने वाली ह्यूमिडिटी से भी है, वहां के वेट बल्ब टेम्परेचर से भी है, जिसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, जिसको अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। 2016, 18, 19, 23 में एक्सट्रीम हीट वेव्स रिकॉर्ड की गई हैं इंडिया के अंदर में। मई 2024 के अंदर में जो चूरू रीजन है राजस्थान के अंदर में, वहां पे पिछले 8 साल में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 50.5 डिग्री सेल्सियस। ये एक इंडिकेशन है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है और उसका एक खासा इंपैक्ट, जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वो हमारे इंडिया की काफी सारी स्टेट्स के ऊपर भी पड़ रहा है। इस मैप को अगर आप गौर से देखें तो हिमालयन रीजन्स को अगर हम छोड़ दें, प्लस में जो हमारी ईस्ट इंडिया स्टेट्स है जैसे कि हमारा बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारी जो 7 स्टेट्स हैं, इनको अगर हम छोड़ दें और नीचे केरला की तरफ और कर्नाटका की तरफ और जो वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र है इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी हर एरिया में हीट वेव्स आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और एवरेज से कंपैरेटिवली पिछले 10 साल में ये रेट बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। डेफिनेटली चूरू का जो आपने अभी एग्जांपल देखा, 8 साल में हमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर 50.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर हमें यहां देखने को मिलता है। आईपीसीसी रिपोर्ट और अगर हम स्पेशलिस्ट की अकॉर्डिंगली अगर देखें तो अगर हमारा एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाता है तो उसका हीटिंग इंपैक्ट जो होता है वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है। डेफिनेटली जो हमारे जो वाटर बॉडीज है वो सूखते चले जाएंगे, ड्रॉट कंडीशन बढ़ती चली जाएगी, डेजर्टिफिकेशन बढ़ता चला जाएगा। यूएनसीसीडी के अकॉर्डिंगली अगर देखें, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो COP14 मीटिंग हुआ है अभी कुछ टाइम पहले उज्बेकिस्तान के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली या जो यूएनसीसीडी के अकॉर्डिंगली जो हमारा जो ड्रॉट लाइक कंडीशंस है और जो हमारी जो डेजर्टिफिकेशन है वो बहुत ही फास्ट रेट से बढ़ा है पिछले 20 सालों के अंदर। बात करते हैं हीट वेव्स हम किस कंडीशन में बोलेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो नॉर्मल स्टेट्स है वहां पे अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और इससे ज्यादा अगर हो जाता है और इसके अंदर में 5 डिग्री से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीमेंट हमें दिखता है एटलीस्ट 2-3 डेज के लिए, तब हम इसको हीट वेव बोलेंगे। और जो हमारी हिली एरियाज हैं वहां पे 30 डिग्री सेल्सियस अगर हम मेंटेन होता है, और इससे जनरली इसके लिए कुछ स्टेशंस होते हैं, स्टेशंस पे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। स्टेशंस का मतलब होता है एक रिकॉर्डिंग रूम होता है जहां पे टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि इंडिया के अंदर में हम इंडिया गेट के पास में दिल्ली के अंदर में इंडिया गेट के पास में हम देखते हैं वहां पे हमारा रिकॉर्डिंग टेम्परेचर है, यानी स्टेशन है IMD का, इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इस तरीके से हर स्टेट के अंदर में ऐसे स्टेशंस लगे होते हैं जहां पे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। हिली एरियाज में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर अगर हो जाता है एटलीस्ट 2-3 डेज के लिए, और ये जो है हमारा ये 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के रेट से बढ़ रहा है अगर, तो ही उस कंडीशन में इसको हीट वेव्स बोला जाएगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प चाहिए उसके लिए तो उसको सेक्शन 48A(1)(a) को यूज करके, जो कि DM एक्ट 2005 के अंदर सेक्शन है, उसको यूज करके इसको एक 13 सब्जेक्ट ऐड करवा सकती है। अप्रैल और मई 2024 में सेवरल पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु एक्सपीरियंस टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस, और वह काफी दिन तक रहा। अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की देखें तो 8 दिन तक लगातार यहाँ पे 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहा, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को अभी इस टाइम पे अपने नवंबर मंथ में इसको डिक्लेयर करना पड़ रहा है हीट वेव। बात करें क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं साउथ एशिया की, अगर हम बात करेंगे तो साउथ एशिया में 20% ग्लोबल पॉपुलेशन रहती है और वो बहुत ही सीवियर वेव्स, हीट वेव्स बियर करती है हर साल।
एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो गंगा और इंडस जो रिवर बेसिन्स है उन एरियाज में भी हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। इसका जो मेन रीजन है वो है ह्यूमिडिटी, नॉट ओनली द सनलाइट बट सनलाइट से जनरेटेड जो इवेपोरेशन हो रहा है हमारे वाटर बॉडीज के अंदर में, वो भी हमारा टेम्परेचर को बढ़ा देता है, वेट बल्ब टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है, जो ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी है, वो कूल डाउन नहीं हो पाती है और हमें हीट स्ट्रोक्स और हीट स्ट्रेस जैसी कंडीशंस हो जाती हैं। ऐसी स्टेट्स हमारी ज्यादा वल्नरेबल है आज के टाइम पे जो रिवर या फिर किसी वाटर बॉडी के पास में रहती हैं। राइजिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल आर प्रोजेक्टेड टू मेक फ्यूचर हीट वेव्स इवन मोर इंटेंस एंड वर्सनिंग द क्राइसिस। यानी आज के टाइम पे कोस्टल एरियाज और जो वो स्टेट्स हैं जिनके अंदर में बड़ी बड़ी रिवर सिस्टम्स है उनको ज्यादा खतरा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट जहां पे हमारा टेम्परेचर तो ज्यादा है लेकिन वहां पे वाटर की क्वांटिटी कम है। बात करते हैं फर्दर अगर इंपैक्ट की, अगर हम साउथ एशिया के अंदर में देखें तो नॉर्थ ईस्ट ब्राजील के अंदर में यहाँ पे इन्होंने अगर ये 2030 तक ये एक तरीके से इन्होंने निकाला है तो नॉर्थ ईस्ट ब्राजील अगर सिर्फ उसी को अगर हम एशिया को ही ना देखें, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे हमारे मेज की प्रोडक्शन 10% कम होती हुई दिखती है हमें, राइस की 14% प्रोडक्शन कम हो जाएगी, वीट की 14% प्रोडक्शन कम हो जाती है। वहीं पे सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनके अंदर में वीट 9%, राइस 10%, बीन 4% का डिक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। ईस्ट अफ्रीका के अंदर में अगर हम देखते हैं तो मेज 3%, बीन 1.5% के आसपास इनकी प्रोडक्शन कम होती हुई दिखती है। न्यूजीलैंड के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये पास्चराइजेशन, क्योंकि एनिमल्स के ऊपर भी इसका खासा असर पड़ता है, एनिमल की जो प्रोडक्टिविटी यानी जो मीट सप्लाई है वो भी बहुत कम हो जाता है, तो बीफ की सप्लाई और डेयरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई 4% तक कम हो जाती है। तो आप जानते होंगे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उनका 4% तक अगर बिजनेस कम होता है डेफिनेटली उनकी इकोनॉमी पे भी काफी असर पड़ेगा। एडेप्टेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्रॉप्स के फॉर्म में इस तरह की क्रॉप्स लगा सकते हैं जो लो टेम्परेचर को और हाई टेम्परेचर को बियर कर सके, यानी मॉडरेट टेम्परेचर पे तो क्रॉप्स रह ही सकती हैं, कोल्ड वेव से फाइट करने के लिए लो टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, हीट वेव से फाइट करने के लिए हाई टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से जीएमओ हमें बनानी पड़ेगी ताकि हम इससे एडेप्टेशन कर सकें। लाइव स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो की एडेप्टेशन क्या होगा, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर के लिए मैचिंग एनिमल नंबर टू चेंज इन पास्चर, मोर फार्म दैट मिक्स क्रॉप एंड लाइव स्टॉक, कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ पेस्ट, वीड एंड डिजीज। डेफिनेटली जब टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी पॉपुलेशन, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और किसी की कम हो जाती है। लाइक कई बार फंगस इन्फेक्शन, जो फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, बैक्टीरियल कम हो जाता है, और कई बार बैक्टीरियल बढ़ जाता है, फंगल इन्फेक्शन कम हो जाता है, कभी वायरल इंफेक्शन ज्यादा हो जाता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे किस किस तरह के जो डिजीजेज है वो फैलेंगी ताकि हमारे एनिमल्स और ह्यूमंस के ऊपर उसका इंपैक्ट ना पड़े। तो हमें उस तरीके से लाइफ स्टॉक ये मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। फिशरीज के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसी फिश के ऊपर हमें जाना पड़ेगा और ऐसे मैंग्रोव्स और जो हमारे जो कोस्टल एरियाज है उनको इस तरीके से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे जो फिशरी जो इंडस्ट्री है और जो हमारा पूरा सेक्टर है उसके ऊपर इसका इंपैक्ट ना पड़े, पोर्ट्स के ऊपर में इसका इंपैक्ट ना पड़े, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर में इसका इंपैक्ट ना पड़े। बात करते हैं हेल्थ इंपैक्ट की। अगर हीट वेव्स अगर ज्यादा दिन तक रहती है तो क्या क्या जो इंपैक्ट है इसके ऊपर पड़ सकते हैं। डेफिनेटली हीट स्ट्रोक्स हो सकते हैं, ये यानी एक तरीके से एग्जॉस्शन हो सकता है इस केस में, यहाँ पे हीट एग्जॉस्शन हो सकता है, मोर्टेलिटी रेट्स हमारे बढ़ सकते हैं, कार्डियोवेस्कुलर जो सेरिब्रोवेस्कुलर जो आते हैं हमारे ब्रेन से रिलेटेड वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक बढ़ सकता है, आईज विजन तक जा सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है और एक्सर्बेशन हो सकता है पल्मोनरी डिजीज का, यानी जो हमारी जो पल्मोनरी डिजीजेज होती है जो कि हार्ट से हमारी वेन्स निकल के आती हैं उसमें भी हमारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वल्नरेबल ग्रुप डेफिनेटली जो एल्डर लोग हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम है, चिल्ड्रन को ज्यादा प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट लेडी जो है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आउटडोर वर्कर्स जो है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी लोग किसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वो एसी में कूलर में अपने आप को रख सकते हैं, बट जिनको बाहर काम करना है और जो ओल्ड एज है जिनकी बियरिंग कैपेसिटी कम है उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। WHO रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, रिपोर्ट अ सिग्निफिकेंट राइज इन हीट रिलेटेड डेथ स्पेशली अमंग पीपल ओवर 65, यानी इन 20
21 साल के अंदर यानी 2000 से लेकर 2021 तक के बीच में 65 से ऊपर वाले एज के डेथ ज्यादा हुई एज कंपेयर टू द एजेस लेसर देन दी 65। बात करते हैं फर्दर अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर में क्या इंपैक्ट पड़ता है। जो अभी ग्रोइंग स्टेज में जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लर्निंग कैपेसिटी तक इनकी कम हो सकती है, स्लीपिंग जो क्वालिटी है, क्वालिटी स्लीप उनको नहीं मिल पाती है, मेंटल स्ट्रेस उनका बढ़ सकता है। प्रेग्नेंट लेडी के साथ और चिल्ड्रन जो 5 साल से कम है उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च। The impact on early childhood can have long-term consequences for cognitive and the physical development। यानी उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, सोचने की जो एबिलिटी है, वो तक कम हो सकती है अगर ये हीट वेव्स ज्यादा टाइम के लिए उनको बियर करना पड़े तो। बात करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर की। सबसे पहले समझते हैं कि वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर को किस तरीके से मेजर किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास एक नॉर्मल एक थर्मोमीटर है, इस थर्मोमीटर को एक नॉर्मल एयर में रखा है, तो जब यहां से एयर पास होगी तो एयर का टेम्परेचर ये रिसीव कर लेगा और उसी को हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये बताता है कि नॉर्मल कंडीशन में विदाउट ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी को 0 कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे कितना टेम्परेचर यानी नॉर्मल एयर का कितना टेम्परेचर है, दैट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वहीं पे हमारे जो बल्ब्स हैं, स्पेशली जो थर्मोमीटर का जो फ्रंट में बल्ब लगा होता है जिससे हम मेनली टेम्परेचर मेजर करते हैं, उस बल्ब के ऊपर अगर हमने जो वेट क्लोथ या फिर आप इसको वेट कर सकते हैं डायरेक्टली, या कोई क्लोथ लगा सकते हैं, या फिर कॉटन जो है वो आपको पानी में उसको भिगो के उसके ऊपर टच करके अब हम टेम्परेचर अगर मेजर करते हैं तो जो हमारी जो एयर है वो उस पानी को इवेपोरेट कर देगी और इवेपोरेशन होने के साथ साथ जो टेम्परेचर था उसका वो भी कम हो जाएगा। और जब हम उसको टेम्परेचर को मेजर करेंगे उसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर अगर डेफिनेटली वेट बल्ब टेम्परेचर जो होगा वो हमारे ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होगा, लेकिन अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 35 या 35 से ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी कूल नहीं हो पाती है। यानी जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वहां पे हमारी जो कूल होने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो हीट स्ट्रेस है और पोटेंशियली इसमें डेथ भी हो सकती है। काफी सारी इस केस में डेथ भी देखने को मिली है। स्पेशली ये कंडीशंस कहां पे आएंगी, जहां पे कोस्टल एरियाज हैं, तो कोस्टल एरियाज को ज्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए इमीडिएटली तमिलनाडु के पास जैसे ही ये प्रॉब्लम और जैसे इशू बढ़ा उसने तभी के तभी इसको डिक्लेयर कर दिया एज अ स्टेट सब्जेक्ट, एज द 13th सब्जेक्ट इन दिस लिस्ट ऑफ द होम मिनिस्ट्री। और उसके अंदर में अब ये यहाँ पे इसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं ताकि इनका जो डेथ है, मोर्टेलिटी रेट है, जो पोटेंशियल रिस्क है, उसको क्राइसिस पे ही रोक लिया जाए, उसको डिजास्टर में कन्वर्ट ना होने दिया जाए। दिस इज स्पेशली कंसर्निंग इन इंडियाज कोस्टल रीजियंस वेयर राइजिंग ह्यूमिडिटी एम्प्लीफाइज हीट स्ट्रेसेस। डेफिनेटली जैसा मैंने भी बताया आपको कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सबसे पहले नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको हमारे जो होम सेक्रेटरी हैं वो इसको हेड करते हैं, होम सेक्रेटरी अगर इसको अप्रूवल दे देते हैं तो यहां से इसको साइन कर दिया जाता है और यहां पे अब इन्होंने इसको डिक्लेयर भी कर दिया है। गवर्नमेंट ने क्या क्या अपने एफर्ट्स डाले हैं, क्या क्या इन्होंने स्कीम्स लेकर आए हैं, आइए देखते हैं। तो गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस both the root causes of the climate change and the systematic issues like poverty and the poor urban planning। इन दोनों के ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। यानी एक हमें स्टेप उठाना पड़ेगा कि हमारा टेम्परेचर ही ना बढ़े, और दूसरा स्टेप उठाना पड़ेगा यानी पोस्ट डिजास्टर, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो प्रिपेयर्डनेस है वो करनी पड़ेगी। अगर डिजास्टर होता है तो उस केस पे इंडियन गवर्नमेंट को क्या क्या करना पड़ेगा, हमें हेल्थ सर्विसेज बढ़ानी पड़ेंगी ऐसे एरिया के अंदर में ताकि इमीडिएट हेल्प मिल जाए। अगर हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, स्पेशली अगर हम WHO के अकॉर्डिंगली जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसके अंदर अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर में जितने भी डिजास्टर्स होते हैं उसका 90% डिजास्टर्स ने, स्पेशली हम बात कर रहे हैं नेचुरल डिजास्टर्स की, वो 90% डिजास्टर्स ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही होते हैं। जी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी स्टेट्स आती हैं
उनमें 90% डिजास्टर्स होते हैं। उनके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं लैटिट्यूड्स में, वहां पे सिर्फ 10% डिजास्टर देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्टेट्स, ऐसी कंट्रीज के अंदर में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें इस तरह के जो हीट वेव्स हैं और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको पहले से ही कंसर्न रखें और उसके बारे में हम हेल्थ फैसिलिटीज पहले से ही प्रोवाइड करें, स्पेशली इन द मैटरनिटी एंड द चाइल्ड हॉस्पिटल जो होते हैं उसमें, क्योंकि ये ज्यादा वल्नरेबल है तो हमें ऐसी हेल्प प्रोवाइड करनी पड़ेगी। स्टॉक पाइलिंग एसेंशियल मेडिसिन एंड ओआरएस जो है हमारा, ये काफी पहले कुछ डॉक्टर्स ने इसको एक एग्जाम्पल यानी एक तरीके से सेट करने के लिए इसको बनाया था। यानी जब ड्रॉट कंडीशन में बच्चे की डेथ होने लगी थी तो इन्होंने सिंपली पानी के अंदर में एक नींबू और जो हमारा शुगर और जो सॉल्ट होता है उसको मिक्स करके बच्चों को पिलाने लगे और उन्होंने इसके बहुत ही अच्छे इंपैक्ट देखे। इंपैक्ट देखने के बाद उनको पता चला कि हीट वेव्स और ड्रॉट लाइक कंडीशन में बच्चे को जब हम जो एक तरीके से जब ड्राइनेस हो जाती है तो उस टाइम पे अगर हम इसको प्रोवाइड करें तो उसकी जान भी बचाई जा सकती है। और वो उस एक्सपेरिमेंट के बाद वो सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने इसको पेटेंट करवाया, WHO ने इसको ORS नाम दिया और उसके बाद से हमारा ये ORS है जो है ये पूरे वर्ल्ड जो है उसमें इसको यूज किया जाता है। तो ORS और मेडिसिन को हम यहाँ पे स्टॉक पाइलिंग कर सकते हैं, यानी इसकी क्वांटिटी को पहले से बढ़ा के रख सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का वाटर हम प्रोवाइड करें, शेल्टर की फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करें, रीशेड्यूलिंग वर्क आवर्स टू प्रोटेक्ट आउटडोर वर्कर्स, यानी जहां डे टाइम है उस टाइम को अवॉइड करें जहां जिस टाइप पे ज्यादा टेम्परेचर होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सनलाइट जो होती है सबसे ज्यादा 12 बजे, दिन के 12 बजे सबसे ज्यादा सनलाइट होती है, लेकिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है 2:01 पे। तो 2:01 वाला जो टाइम है उसको हम अवॉइड करें, उस टाइम पे कोई ब्रेक दिया जाए या फिर उस टाइम को अवॉइड किया जाए, वर्किंग जो आवर्स है उसको वहां से निकाला जाए और दूसरे टाइम पे इनको जॉब्स और ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाए। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस तरह की चीजों फैसिलिटीज हैं वो भी प्रोवाइड की हैं। हीट वेव्स आर नॉट जस्ट ए टेम्परेरी फिनोमिना बट ए ग्रोइंग पब्लिक कंसर्न। जैसा कि मैंने बताया पिछले 20 साल से ये टेम्परेचर बढ़ते चले जा रहे हैं, हीट वेव्स के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमें इसको एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंसीडर करना पड़ेगा। इमीडिएट एक्शंस लाइक डेट टेकन बाय द तमिलनाडु इज एसेंशियल टू मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ द एक्सट्रीम हीट ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो स्पेशली वल्नरेबल है, उदाहरण के तौर पे एल्डरली पीपल, जो चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट लेडी है, उनके लिए हमें जो अलग से कुछ बंदोबस्त करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट मस्ट एक्ट प्रोएक्टिवली टू प्रोवाइड रिलीफ, बिल्ड रेजिलियंस एंड प्लान फॉर द फ्यूचर क्लाइमेट एक्सट्रीमीज, जो कि फ्यूचर क्लाइमेट की जो एक्सट्रीम कंडीशंस है उससे फाइट करने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। इस तरह के वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को कैसा लगते हैं कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। इसी तरह के जो हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको फर्दर देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।